नमस्कार, शब्द बोस के आईने में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत से जो अपने समाज में प्रदेश का नेतृत्व करती है। ऐसे श्री अरुण नामदेव हमारे बीच हैं। आप मध्य प्रदेश में नामदेव समाज विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। ऐसे अरुण नामदेव जी का स्वागत है। अरुण जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो अरुण जी, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। वैसे तो आप असिस्टेंट इंजीनियर रिटायर्ड हैं आप, और लंबी सेवाएं आपकी रही हैं, तो एक अगर व्यक्तित्व आपका अलग है उस विषय में कभी और भी आपको यहाँ आमंत्रित करेंगे। लेकिन फिलहाल एक समाज की ओर से कुछ सवाल मेरे पास थे कि वो आपसे किए जाएं वो सवाल। तो मुझे लगता है अब जब आप हमारे स्टूडियो में आ गए हैं तो कुछ सवाल आपसे समाज को लेके, सरकार को लेके, राजनीति को लेके कर लिए जाएं। तो हाँ जी, तो मेरा पहला सवाल ये है नामदेव जी कि पिछली सरकार जब चुनाव के मोड में थी और उस वक्त वो विभिन्न समाजों के बोर्ड मंडल गठित कर रही थी। जैसे उन्होंने एक स्वर्णकार समाज का, एक तेली समाज का, राजपूत समाज का। तो इस बोर्डों जो गठन में आपके समाज को क्या मिला? संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं नामदेव समाज विकास परिषद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आप सभी समाज बंधुओं का और शब्दघोष का स्वागत वंदन करता हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि समाज में पिछली सरकार ने हमारी समाज कल्याण उत्थान के लिए जो सिलाई कला मंडल बनाया है उसकी अभी तक हमारे समाज से कोई प्रगति और इसके कोई बहुत अच्छे वो नहीं मिले हमें। अच्छा। कि समाज की उन्नति और प्रगति के लिए जो मंडल बनाए गए थे उनके पदाधिकारियों ने कोई समाज उत्थान के कार्य किए हों। हमें उसका कारण, कोई कारण ऐसा क्यों? हमें ये लगा कि नामदेव समाज प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले, प्रत्येक शहर में सिलाई, कलाई, कढ़ाई एवं छपाई का कार्य करने वाले समाज के आध्यात्मिक लोग हैं। ये हमेशा बहुत सज्जन लोग हैं और ये अपनी सज्जनता की वजह से कोई उद्दंडता आज तक इनके बारे में नहीं सुनी गई है। हमारा समाज पूर्णतया शांत स्वभाव से अपनी मजदूरी के कार्य में लगा रहता है। ठीक है। इसलिए हमारा कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं होने की वजह से नामदेव समाज को इसका प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया जो इसका मूल कार्य करते हैं। ठीक है। गठन तो किया गया किंतु वो महेश्वरी नाम के समाज के माध्यम से किया गया जो कि मूल रूप से प्रदेश में भी नहीं रहते और बाहर के लोग हैं। हमारे समाज सिलाई कला से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो मंडल में लोग मनोनीत किए गए वो नामदेव समाज के नहीं है, शायद आप ये कह रहे हैं? वो संत शिरोमणि नामदेव समाज के अनुयायी जितने भी हैं, ठीक है, जो भगवान विट्ठल का स्मरण करते हुए संत जी ने हमारे समाज कल्याण के कार्य किए हैं, जन जागरण के कार्य किए हैं, उनको मानने वाले लोग नामदेव समाज के लोग कहलाते हैं। अच्छा अच्छा। उनके पास हमारे जितने भी घटक हैं उनमें कहीं भी माहेश्वरी गोत्र मेरी जानकारी में अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसा इसलिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक 51 जिले एवं हमारे पूरे 54,000 गांवों में विराजमान हमारे नामदेव बंधु सिलाई और छपाई का ही कार्य करते हैं मूल रूप से। अच्छा। यदि मध्य प्रदेश में समाज के कल्याण के लिए किसी भी बोर्ड का अथवा मंडल का गठन किया जाए तो मेरा सादर अनुरोध है कि सिलाई कलाई का काम करने वाले हम मजदूर वर्ग के लोगों के माध्यम से ही किया जाए। उनकी सहमति और उन्हीं में से यदि बनाया जाएगा तो वो सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में अधिक समझते हैं, उनकी प्रगति और कल्याण के बारे में अधिक समझते हैं, उन्हीं से बनाया जाए तो उत्तम रहेगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे लोकसभा में मध्य प्रदेश 29 सीटों वाला राज्य है जी, विधानसभा में 230 सीटें हैं जी, आरक्षण की अपनी व्यवस्था है ही है जी। इस बीच क्या आपको ऐसा नहीं लगता नामदेव समाज का एक भी व्यक्ति का लोकसभा अथवा विधानसभा में ना होना ये आपकी परिपक्वता को कम दर्शाता है? ऐसा नहीं है। हमारे समाज की जब भी सर्वे आप करेंगे या शासन करेगा तो ये पाएगा कि ये पूरी तरह से आध्यात्मिक और शांत स्वभाव के लोग हैं। हमारा राजनीतिक बहुत बड़ा वजूद अभी तक नहीं बन पाया। कुछ जगह जरूर हम लोगों ने प्रयास किए कि हमें ये मिले, किंतु आरक्षण की जो स्थिति थी
उसमें भी हमारी प्राथमिकताएं नहीं थी। हाँ, जहाँ तक ओबीसी को ली है भी नहीं, जहाँ तक आपने ओबीसी के आरक्षण की बात की है, हाँ। ओबीसी में मेरा जो अनुभव रहा है और मेरे जो मान्यताएं रही है सर्वे के अनुसार, बहुत सारे समाज ओबीसी में आते हैं। ठीक है। जैसे कि स्वर्णकार समाज है, हमारे जाट समुदाय को भी इसमें लिया है, गुर्जर समुदाय को भी लिया है, यादव समुदाय जो बहुत बड़ा समुदाय है, जो पूर्णतया सक्षम भी है, ऐसे बहुत से समुदाय हमारे ओबीसी में हैं। तो ओबीसी में जब भी ओबीसी को सिलेक्शन की बात आती है तो प्राथमिकताएं उन समुदायों को मिल जाती हैं। अच्छा, हमारा समुदाय इसमें हमेशा पीछे ही रहता है। एक तो हम बहुत ज्यादा उसमें आपदाबी में नहीं है, आपदाबी में नहीं है। अच्छा। दूसरा, हम लोग स्ट्रेंथ में भी एक साथ नहीं है, क्योंकि अच्छा। एक दो गांव में हमारा जो बिजनेस है, मूल रूप से व्यवसाय है, वो सिलाई और कढ़ाई का ही है। अच्छा, तो इसलिए एकजुट होकर रहना ये भी हमारे संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि हमें प्रत्येक गांव में रहना है। हाँ। हमारा कार्य का अपना क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अनुरूप हम कार्य करते हैं, और जब कार्य मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, तो हमारे जीवन यापन के लिए हमारे परिवार और ये वहीं बसेंगे। बिल्कुल ठीक। इसलिए ये स्थितियां जो निर्मित हो रही हैं, इनको सुधार करने के लिए हम प्रयासरत हैं। एक नारा ओबीसी ने दिया है इस साल, वो काफी चर्चाओं में रहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी ओबीसी समाज ये कहता है कि जब हम समाज में ज्यादा हैं, ओबीसी मध्य प्रदेश में सबसे बाहुल्यता वाला समाज है, लेकिन उसको उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता राजनीति में भी और शासकीय नौकरियों में भी। तो इस बारे में आपका दृष्टिकोण क्या है नामदेव समाज की ओर से? मैं अपने स्वयं की विचारधारा के अनुसार आदरणीय मोदी साहब, मैं आपको निवेदन करूं कि मैं राष्ट्रीय विचारधारा को और भारतीय संविधान को प्राथमिकताएं देते हुए उसके अनुरूप सभी समाजों में हमारा एक सहयोग होना चाहिए। बिल्कुल। हमारी ओबीसी की जो स्थिति है, ओबीसी ने जो नारा अवश्य दिया है, हम अगर संख्या में भारी हैं, तो हमने सर्वे नहीं किया, हम उस संख्या में तो वैसे ही बहुत पीछे रह जाएंगे। जो लोग आगे हैं वो लोग आगे निकल जाएंगे। ठीक है। मेरा इस ओबीसी में आगे लाने के लिए माननीय शासन, प्रशासन, सामाजिक संगठन और देश दुनिया में सुधार करने वाले जितने भी संगठन हैं, ठीक है, जो शिक्षाबद्ध हैं, उनसे साधारण अनुरोध ये है कि जो ओबीसी है, इस ओबीसी में भी यह सर्वे किया जाए कि जो लोग ओबीसी में उन्नति लोग हैं, जिनके पास व्यवसाय बहुत है, खेती किसानी का बिजनेस बहुत है, उसमें नामदेव समाज हमेशा, अगर मैं ओबीसी की लिस्ट देखता हूँ, उसमें नामदेव समाज हमेशा, अगर मैं ओबीसी की लिस्ट देखता हूँ, तो नामदेव समाज लगभग बहुत नीचे ही मिलता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब उसमें मेरा अनुरोध ये है कि इसमें अगर अन्य पिछड़ा वर्ग में भी एक विशेष अन्य पिछड़ा वर्ग बना दिया जाए, जो उन्नतशील नहीं है, जो उन्नतशील नहीं है, स्थिति जिसका कि मैं अगर श्रीमान कहें तो एक उदाहरण दूं कि भारत सरकार ने बहुत पहले एक योजना चलाई थी हमारे सफाई कर्मियों के लिए, और चूंकि सफाई कर्मियों का पहले व्यवसाय मैला उठाने का, जो सर पे मैला उठाने का घृणित कार्य था, सही है, उसको समाप्त करने की जो योजना बनाई, उसमें कुछ नियम बनाए, और उनके अनुसार चूंकि उनका व्यवसाय चला गया, इसको आधार मानते हुए भारत सरकार ने उनको हर जगह आरक्षण प्रदान किया। चूंकि व्यवसाय उनके हाथ से चला गया, उन गरीब हो गए, उनको अपना जीवन यापन करने के लिए ही बड़ी परेशानी आने लगी। यही स्थिति आज हमारे समाज की है। नामदेव समाज बहुत पहले सिलाई का कार्य करता था, जो आज रेडीमेड ने हमसे ले लिया। वो सही है। दूसरा, हमारी छपाई कला का काम करने वाले लोग, उनकी भी छपाई आज मशीनों ने ले ली। हमारे लोग आज व्यवसाय से बहुत ज्यादा दूर हो गए, हमारा व्यवसाय छिन गया। इस कारण हम लोग एकदम से अवनति और गरीबी की ओर गए। आज शहर में हमारी स्थिति, मेरे समाज की मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि स्थिति बड़ी दयनीय है। और भारत सरकार और प्रदेश सरकार को समाज की उन्नति के लिए जो कार्य हमारे सफाई कामगार भाइयों के लिए किए गए, 1% पे प्रत्येक कॉलोनी में
हाँ। उनको भूमि दी गई। बिल्कुल ठीक है। आज हमारे पास भूमि नहीं है। हम चाहते हैं कि इनमें से जो हमारे गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको इनको भूमि दी जाए। ठीक है। भवन दिया जा रहा है भारत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, लेकिन उनमें भी अभी सर्वे में हमारे कई लोग जो अच्छा, छूटे हैं, ठीक है। उनको भी भवन की व्यवस्थाएं की जाए। जो व्यवसाय है, मेरा आग्रह है मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार से भी कि जो कला हमारे पास है, जिससे कि मानव जैसा आज जो दुनिया में आया था, उस मानव को सुंदर बनाने का कार्य हमारा समाज करता है। ठीक है। उसको ये प्राथमिकता देते हुए उसके व्यवसाय के लिए, उन्नति के लिए ये कौशल उन्नयन की सुविधाएं प्रदान की जाए, ऐसी नीतियां बनाई जाए। उसमें हमारे वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी लेकर नीतियां बनाई जा सकती हैं, आयोग बनाया जा सकता है, सर्वे किया जा सकता है। तो जैसे मेरा अनुभव है, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो हस्तशिल्प कला को, वो लोकल को, एक हमारी परंपराओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं और कई प्रकल्प उनने ऐसे स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से, चाहे वो हैंडलूम हो, चाहे वो हस्तकला अन्य क्षेत्र में हो, कढ़ाई हो, सिलाई हो, बुनाई हो, इन सभी को वो पुनर्जीवन देने का काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकल्प खोले भी गए हैं। निश्चित है मध्य प्रदेश का शासन भी उन्हीं के दिशा निर्देशन में चलने वाला है। ऐसे में केंद्र और प्रदेश सरकार आपके समाज के लिए क्या करे जिससे आपको लगे कि हाँ, हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया बात आपने कही है आदरणीय मोदी जी। समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक शासन और शासन के हमारे प्रतिनिधि और सामाजिक लोग कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना जो लागू की है, उसके अंदर ये प्रावधान रखा गया है, किंतु उसमें मुझे जो मेरे अनुभव से एक शंका है, उसमें दर्जियों को प्राथमिकता दिए जाने का कार्य किया गया है। अच्छा, किंतु दर्जी हमारे व्यवसाय में से जुड़ा हुआ है, मूलतः हमारा कार्य है, लेकिन दर्जी का कार्य और लोग भी करते हैं। ठीक है। हम आग्रह करेंगे कि उस विश्वकर्मा योजना में मूल रूप से जो दर्जी का कार्य करने वाले नामदेव हैं या नामदेव गोत्र से जाने जाने दर्जी का कार्य करने वाले लोग हैं, उन्हीं को लिया जाए। अन्य बहुत सी जातियां, बहुत सी बिरादरियां को शासन ने प्राथमिकता देकर, सिलाई की मशीनें देकर, उनको ट्रेनिंग देकर हमारे व्यवसाय को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया है, या इस कारण से हमारा व्यवसाय पीछे हुआ है। समाज में इतनी प्रगति नहीं हो पाई है, अभी सामाजिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि प्रदेश सरकार अब नवगठित हो गई है, वो भी इसके तरफ ध्यान दें और समाज की प्रगति और उन्नति के लिए कार्य करें। जैसा कि आप जानते हैं, अब सरकार परिवर्तित हुई है। सरकार तो भाजपा की ही है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, तो अब नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। और निश्चित है, परिस्थितियां जब व्यक्ति बदलता है तो परिस्थितियां ही परिवर्तित होती हैं। ऐसे में आप जो नए मुख्यमंत्री, उनसे क्या अपेक्षा करती हैं? मैं माननीय नवगठित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव साहब, जो उज्जैन में मैं उन्हें उनके साथ कार्य किया है, मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है, उनकी कार्यशैली से मैं परिचित हूँ। मैंने स्मार्ट सिटी उज्जैन में कार्य किया, उन्होंने बड़ा प्रोत्साहित किया। उज्जैन नगर निगम में भी मैंने बहुत कार्य किया है। मैं उनको सर्वप्रथम नामदेव समाज विकास परिषद पूरे प्रदेश की ओर से बधाई प्रसिद्ध करता हूं कि एक अच्छा व्यक्तित्व हमारे लिए मिले हैं, और हम चाहेंगे कि वह नामदेव समाज की प्रगति और उन्नति के लिए, चूंकि वो इन सब बातों से परिचित हैं, जानते हैं, उसके लिए वो निश्चित रूप से कार्य करेंगे। हम लोगों को एक सिलाई कला मंडल बनाने एवं हमारे समाज के सर्वे कराकर उनके लिए व्यवसाय को उचित व्यवसाय दिए जाने के लिए, और शासन में जितनी भी कपड़े की सिलाई के कार्य होते हैं, उनका कार्य प्राथमिकता से नामदेव समाज को दिए जाने के लिए नीति निर्धारित करेंगे। मेरी उनसे अपेक्षा है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। मांग काल के वो वक्त हैं, मैं उनको आगे उनका जो कार्यकाल है बहुत बढ़िया रहे, और मैं उम्मीद करता हूं रहेगा। मैंने उनका कार्यकाल देखा है,
जय हिंद, जय भारत, जय नामदेव। तो ये थे श्री अरुण नामदेव जी, जो नामदेव समाज विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, विचार साझा किए, समाज को लेकर अपनी बात रखी, उसके लिए नामदेव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। मैं शब्दघोष का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और हमारे समाज के बारे में, इस गरीब समाज के बारे में उन्होंने अपने इतना मौका हम लोगों को दिया। मैं उस शब्दघोष का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे आदरणीय मोदी जी का और उनकी पूरी टीम का। तो ठीक है, अब हम शब्दघोष का एक कार्यक्रम शख्सियत यही समाप्त करते हैं। अगली बार फिर किसी शख्सियत के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।